नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समाधान प्रोग्राम में। कैसे हैं सभी लोग आप लोग? तो काफ़ी दिनों से प्रोग्राम रुका हुआ था, आप लोग भी प्रारंभिक परीक्षा में अपने व्यस्त थे और इस वजह से इस प्रोग्राम को रोक दिया गया था और बहुत सारे बदलाव के कारण भी हम लोगों को उसमें अच्छा खासा चेंजेस करना पड़ा। तो इस वजह से भी थोड़ा प्रोग्राम आप लोगों का डिस्टर्ब हो गया था। अब जो है, ये प्रोग्राम आपके लिए फिर से रिज़्यूम किया जा रहा है और यूपी पीसीएस 2023 और 24 के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये शुरू हो रहा है। शुरू क्या हो रहा है, शुरू चल तो रहा ही है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको 23 और ये खत्म भी बहुत जल्दी से होगा, तो यानी 24 वाले भी अगर इसको ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ थोड़े बदलाव हुए हैं इसमें और जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल के 2 पेपर जुड़ चुके हैं, 5 और 6 के नाम से। तो हम लोगों ने पहले आपको वादा किया था कि लगभग 400 प्लस क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? और उसमें हमने कहा था कि 100 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के देंगे। तो अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि पहले हर पेपर जीएस का जो 1 2 3 4 था, उसमें ही क्या होता था कि क्वेश्चन अटैच हुआ करते थे यूपी स्पेशल के। लेकिन अभी क्या है, वहां से खत्म कर दिया गया है और इनके लिए 2 पेपर जोड़ दिया गया है। तो अब जीएस के आपके 5 और 6 नाम से 2 पेपर भी ऐड कर दिए। तो हमने अब क्या टारगेट रखा है कि 600 प्लस क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, पर पेपर 100 क्वेश्चन, ठीक। जिस कड़ी में हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन आप लोग को उपलब्ध करा चुके हैं, ठीक है। डेली बेस पे जो 4 क्वेश्चन का प्रोग्राम चलता है और आगे की कंटिन्यूटी बस आज से शुरू हो चुकी है और अब ये रेगुलर हो सकता है, दिन में 2-2 वीडियो भी आप लोग को अब मिलना शुरू हो जाए। 2023 और 24 दो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक शानदार क्या कहते हैं कि बैच है। और इस कंटेंट के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं फॉलो करते हैं तो आपका 80% मेंस का सवाल यहाँ से फंसने वाला है। इस कॉन्फिडेंस के साथ इस बैच को चलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और कराया जा रहा है आपको, और आप लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। थोड़े बहुत फीस स्ट्रक्चर में बदलाव हुए हैं और एक हम लोगों ने और इनिशिएटिव उठाया है, उसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने कंटेंट की तरफ चलेंगे। इनिशिएटिव ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो पेपर 1 2 3 4 को नहीं करना चाहते, उनको चाहिए सिर्फ यूपी स्पेशल का पेपर 5 और 6। वो चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों की ऐसी डिमांड है, मैसेजेस कॉल आई हुई हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जो लोग पेपर 5 और 6 लेना चाहते हैं, तो समाधान लाइट प्रोग्राम हमारा जो है एक शुरू हो रहा है आज से ही। समाधान लाइट, ठीक। इसमें हम लोग सिर्फ आपको यूपी स्पेशल का पेपर 5 6 का वीडियो और प्लस पीडीएफ पर डे 4 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। यानी कि आपको इसमें लगभग 200 क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन प्लस आंसर उसी फॉर्मेट में मिलेगा यूपी स्पेशल का, जो कि ओरिएंटेड होगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर 5 और पेपर 6 के, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि पूर्व में समाधान बैच की जो फीस है वो 5100 रुपए थी, और हमने बताया था कि आफ्टर प्रीलिम्स के बैच की फीस बढ़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने अब जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, पहले तो अपना था कि ज़्यादा, लेकिन बहुत नहीं करा, बस इतना रखा कि आप लोग आसानी से पे कर सको। तो 6000 रुपए इसकी फीस है। किसकी है ये? जो अगर आप कंप्लीट समाधान बैच ज्वाइन करते हो पेपर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 600 क्वेश्चन वाला, तब आपको फीस देनी है 6000 रुपए। और समाधान लाइट बैच अगर आप ज्वाइन करते हो जो कि यूपी स्पेशल का है, तो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे मात्र 1500 रुपए, ठीक। ये हम लोगों ने रखा है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत परेशान है, कंटेंट है नहीं मार्केट में। तो क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। समाधान लाइट के लिए आप लोग यूपी स्पेशल कंटेंट 200 प्लस क्वेश्चन आप लोग उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे पेपर 5 और 6। एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके पता कर सकते हैं। हालांकि सारी डिटेल मैं दे दे रहा हूँ, कुछ करना नहीं है आपको। पेमेंट के लिए इस नंबरों पर संपर्क कर लेना है, ठीक है। 1500 रुपए की पेमेंट करनी है और अपना नाम टेलीग्राम नंबर शेयर करना है और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा समाधान लाइट के नाम, ठीक है। और अगर आपको 6000 रुपये वाला बैच लेना है तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना है और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लेना, ठीक है। तो ये आज से कंटिन्यू शुरू हो रहा है। लगातार हम लोगों ने काफी क्वेश्चन यूपी स्पेशल के ऑलरेडी उपलब्ध करा चुके हैं, लगभग 50-60 क्वेश्चन ऑलरेडी उपलब्ध हमने करा दिए हैं आपके यूपी स्पेशल के। और आज से कंटिन्यू यूपी स्पेशल 5 6 चलेगा। साथ साथ में जो लोग कंप्लीट समाधान वाले में, उनका पेपर 4 भी 2-3 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। तो ये सब कुछ जो है आप लोग का शुरू होने वाला है। और J70 तक की चीजें कंटेंट ग्रुप में ऑलरेडी उपलब्ध है, आप लोग लगातार उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो 6000 वाला बैच है, इसमें आपको हम लोग हिंदी प्लस ऐसे भी दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी ऐसे कंटेंट भी उपलब्ध कराएंगे और पॉसिबल हुआ तो 5 से 6 टेस्ट जो है आप लोगों को कंडक्ट कराएंगे मेंस का। तो ये सारी चीजें आप लोगों को 6000 वाले कंप्लीट पैकेज में मिल रही हैं। और ये जो समाधान लाइट प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यूपी स्पेशल का कंटेंट मिलेगा पेपर 5 और 6 का।
कोई डाउट हो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपने कंटेंट की ओर, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे यूपी स्पेशल के प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कला परंपरा में चित्रकला एवं मूर्ति कला के आधुनिक विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका 8 नंबर में भी हो सकता है, 12 नंबर का सवाल भी हो सकता है। हम लोग ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराने कि आप दोनों जगह इसका यूज कर सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको मिल रहा है कंटेंट, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप लोग कंटेंट उपलब्ध करा देता है कि आप आसानी से प्रिंट निकलवा सके। तो उत्तर प्रदेश में कला परंपरा का एक लंबा इतिहास रहा है। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, अवध आदि क्षेत्रों में चित्रकला और मूर्तिकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनकी स्थिति इस प्रकार है जैसे कि चित्रकला और मूर्तिकला के रूप में। तो हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास यहां पर करेंगे। चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए भी, एक्सप्लेन द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर इन द आर्ट ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, इस कला और संस्कृति का मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। और पूर्व में भी जब नहीं था तब भी क्वेश्चन पूछा ही गया है यहाँ पर, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले चित्रकला के बारे में बात करेंगे। कला जगत के विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परंपराओं, रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। 1911 में राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया। देखिए, ऐसे फैक्ट अगर आप याद करते हैं तो ऐसे फैक्ट को आप अंडरलाइन जरूर करेंगे एग्जाम में। इससे क्या होता है, टीचर को पता चल जाता है कि आपने चीजों को मेंशन किया सही तरीके से। भारतीय चित्रकला की आधुनिक दुनिया में उत्तर प्रदेश का भी प्रवेश हुआ। बंगाल के ललित मोहन सेन ने इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य के पद से ग्राफिक में तकनीक पक्ष और रचना प्रक्रिया के बौद्धिक चिंतन का सूत्र प्रारंभ किया। स्वाधीनता के बाद भी इस क्षेत्र में गति आई। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के अन्य विद्यालय में कला शिक्षा का कार्य प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण चित्रकार शमशेर बहादुर सिंह ने यथार्थवाद चित्रकला में महत्वपूर्ण कार्य किया। वह हिंदी के कवि भी रहे। उनके काम में गहरी संवेदना मानव जीवन के यथार्थवादी एवं संवेगात्मक चित्र में मिलते हैं। चित्रों में टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रॉसिंग से लिपट कर ऐसे सौंदर्य को दिखाया गया है जो कि इनके चित्रों को वास्तविक रंग देते हैं। उत्तर प्रदेश के कवि चित्रकारों के कुछ अन्य प्रमुख हैं, जैसे महादेवी वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, त्रिपत राय आदि। उत्तर प्रदेश में फैक्ट जरूर डालिए। देखिए, फैक्ट डालने से नंबर में बढ़ोतरी होती है, नंबर अच्छे आते हैं। तो अगर आपको जितना फैक्ट याद आ सकता है डालिए और इसको अंडरलाइन कीजिए। उत्तर प्रदेश में 1957-58 में 4 आर्टिस्ट ग्रुप एफएजी और 1960 में ग्रुप ऑफ यंग पैटर्न्स एवं स्कल्पचर की स्थापना हुई। ये ग्रुप तथा कुछ कलाकार जैसे कि सरला शाहनी, विजय चक्रवर्ती, एम जी श्रीखंडे आदि उत्तर प्रदेश में चित्रकला का एक वातावरण तैयार किया जिसे संवेदना, यथार्थ और परिस्थितियों का फुट उपलब्ध था। तो आपने पूरी भूमिका बनाई, कुछ फैक्ट बताए, और स्पेशली यूपी के फैक्ट बताए आपने। क्वेश्चन तो यूपी का है। ठीक, तो आपने चित्रकला के बारे में एक ऐसी जानकारी टीचर को दे दी, एग्जामिनर को, जो कि एक बहुत ही ऑथेंटिक है। ठीक, अब हम अपने दूसरे पार्ट के क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर वेटेज देना है। क्योंकि अगर 8 नंबर में पूछा तो 4 नंबर में आपसे चित्रकला पूछ रहा है, 4 नंबर में मूर्तिकला पूछ रहा है। अगर 12 नंबर में पूछ रहा है तो 6 नंबर में वो, 6 नंबर में, तो वेटेज दोनों को बराबर देके चलना है। मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में निजी प्रयासों से लखनऊ में सृष्टि आर्ट गैलरी 1994, 1997 में गैलरी डी आर्ट के नाम से एक कला दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इसी प्रकार अन्य शहरों जैसे कि वाराणसी में एबीएस आर्ट गैलरी, कानपुर में चिकित्सीय शिल्प कला केंद्र, गोरखपुर में सृजन आदि की स्थापना हुई। 1949-50 की कुछ नई पीढ़ी के कलाकारों ने लीक से हटकर काम किया, जैसे सुरेश्वर रैन सेन, विश्वनाथ खन्ना, आर एस बिष्ट, मदन लाल नागर आदि ने इसी समय के एक मूर्तिकार जय नारायण सिंह को विशेष महत्व था। कुछ नाम दे दिया आपने मूर्तिकला के रूप में। इन्होंने मूर्तिकला की नई शैली प्रदान की थी और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। इन्हें न्यूड फोटोग्राफी में भी कलात्मक प्रयोग इन्होंने काफी कुछ किया। ठीक है, तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने सामान्य भारतीय शैला का ही स्थान दिया है। क्षेत्रीयता का प्रभाव कम देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में सरकारी कम बल्कि निजी प्रयासों को सफलता अधिक मिली। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने उत्तर को कंक्लूड कर दिया। इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि आपको पूरे 20 सवाल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने हैं। नंबर देखिए, कल मार्कशीट आ गई 2022 वाली, क्या स्थिति है। कहीं कहीं
नंबर इतने खराब दे दिए गए हैं पेपर 3 पेपर 4 में, कहीं के बहुत अच्छे। इसका कारण यही होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस पे अधिक जोर देते हैं, कुछ क्वेश्चन को निपटा देते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? जब हम एक तारतम्यता नहीं बिठा पाते ना। तारतम्यता बड़ी जरूरी है। 20 के 20 सवाल, कम से कम 17-18 सवाल में तो जरूर 15 से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, मेला क्या है? उत्तर प्रदेश में मेलों एवं उनके महत्व की चर्चा कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल, ठीक है। व्हाट इज अ फेयर? डिस्कस द फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट्स इंपॉर्टेंट। किसी विशेष आस्था, संस्कृति या परंपरा के हर्षोल्लासित रूप में किसी निर्धारित स्थान पर मनाने या अव्यक्त के लिए इकट्ठा हुआ जन समूह ही क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। आपने डेफिनेशन दे दी। मेले में भोज्य पदार्थों तथा मनोरंजन के साधनों की अधिकता होती है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं। ये डाटा देंगे आप, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक मेला आपको मथुरा में लगता है। ये पीटी का इफेक्ट है, 81 संख्या आपने बता दी। और उसके बाद कानपुर और हमीरपुर का नंबर आता है। इकट्ठा होने वाले लोगों के समूहों के आधार पर छोटा या बड़ा मेला इसे घोषित किया जाता है। ठीक, अब आपने मेले के बारे में बता दी, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। मेला क्या है खुद बताओगे ना, मेला है क्या? सीधे महत्व पे तो आ नहीं जाओगे, तो आपने बता दिया मेला क्या है। अब इसके महत्व पे वाराणसी महापालिका में कुछ मेलों के बारे में भी जिक्र करेंगे महत्व बढ़ने से पहले। फातमा चेतगंज में लगभग 1 लाख व्यक्ति मुहर्रम के 10वें दिन एकत्र होते हैं। उसी प्रकार प्रयागराज में अर्धकुंभ कुंभ मेले के अवसर पर करोड़ों का जनसमूह एकत्र होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान में भारी भीड़ उभरती है। वाराणसी और अन्य तीर्थ स्थलों पर यह लोग इकट्ठा होते हैं। प्रकृति के आधार पर मेले में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे धर्मनिष्ठ मेले, मथुरा का केश मेला, वृंदावन का गुड़िया मेला, सावन मेला, जन्माष्टमी मेला, देवछठ मेला, झूला मेला, देवा शरीफ मेला, देवा पाटन मेला, अयोध्या का परिक्रमा मेला, रामायण मेला, नौचंदी। देखिए, आप लोगों को याद होगा 2022 में क्वेश्चन आया था कि त्योहारों पर बताइए, तो हो सकता है सर मेलों पे सवाल आ जाए। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था, आपको तैयार रहना चाहिए। त्योहार निष्ठ मेले कौन कौन से हैं? दीपावली, होली, ईद आदि के अवसरों पर लगने वाले मेले। वस्तुनिष्ठ मेले, इसमें कला तथा साहित्य का प्रदर्शन करने के लिए मेला लगाया जाता है, जैसे शिल्प मेला, पुस्तक मेला आदि। परंपरागत मेला, किसी विशेष व्यक्ति या घटना के कारण परस्पर चले आ रहे मेलों में संज्ञा दी जाती है, जैसे गोविंद साहब मेला, बहराइच का सैयद सराल मेला, मगर का कबीर मेला, वाराणसी का नकटैया रथ यात्रा और बलिया का ध्रुपद मेला। ये सब क्या है? किसी व्यक्ति विशेष या परंपरा पर आधारित मेले चल रहे हैं। ठीक, इनका आपने एग्जाम्पल दे दिया। जन्मोत्सव पर मेले जो लगाए जाते हैं, इसमें महापुरुषों की जयंतियों के अवसर पर मेले लगाए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती। पशुनिष्ठ मेले भी होते हैं, जैसे बलिया का ददरी पशु मेला, आगरा का वटेश्वर पशु मेला आदि। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने सारे अलग अलग करके पॉइंट बताए हैं। इससे क्या होगा, आपने समा, क्योंकि मेले पर आप छोटे से बच्चे से पूछो तो वो भी उत्तर दे देगा कि मेला क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का बच्चा भी दे देगा। लेकिन अगर आप उस तरीके से लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर थोड़ी ना मिलेगा। आप बताओ ना मेले क्या हैं, कितने प्रकार से बटे हुए हैं, तब तो आपका आंसर अलग होगा लोगों से। अगर वही मेला है जी, मेले में लोग आते हैं घूमने, खूब मजा करते हैं, ऐसे वाला थोड़ी ना काम चलेगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम है ये, तो आपको उस हिसाब से उत्तर लिखना पड़ेगा। निष्कर्ष, इस तरह मेला मात्र मनोरंजनात्मक नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक अनुष्ठान, कला प्रदर्शन तथा व्यापार का माध्यम होता है। मेला सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आपने बता दिया। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट के कारणों पर चर्चा करें और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, कारण और निवारण। ठीक है, क्वेश्चन के दो पार्ट। तो जनसंख्या की अल्पावधि में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, जो केवल 1991 में 6.32 करोड़ थी। इस प्रकार विगत वर्षों में प्रदेश की जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3.36 करोड़ की वृद्धि प्रतिवर्ष के रूप में दर्ज की गई है। ठीक, कारण पूछ रहा है, तो पहला है मृत्यु दर में गिरावट। स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रगति और पहुंच के कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, ये डाटा गलत हो गया है, 1971 है। ठीक है, 1971 में मृत्यु दर जहां 22,000 प्रति थी, वही घटकर 8.6 प्रति हजार हो चुकी है। अधिक जन्म दर, जनगणना 2011 के अनुसार वर्तमान उत्तर प्रदेश में संशोधित जन्म दर कितनी है? 25.5 प्रति हजार है। इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर से भी क्या होता है, जनसंख्या के लिए एक प्राकृतिक वृद्धि को ये बनाता है। तो पहला आपने बता दिया। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कारणों से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ। वर्तमान में 62.7 वर्ष पहुंच, पहले क्या थी, बहुत कम थी। ठीक, खान पान अच्छा हो गया है, ये सब चीजें से। सामाजिक शैक्षणिक कारण भी है। विवाह की औसत आयु का कम होना। प्रदेश में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह की औसत आयु 25 वर्ष है।
इससे क्या हुआ, प्रजनन दर अधिक हो गई है, तो ये भी क्या कर रही है, जनसंख्या को बढ़ा रही है। अशिक्षा, उत्तर प्रदेश में साक्षरता 67.6% है और महिलाओं में मात्र 57% है। इससे क्या है, परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, भगवान की देन मान करके बच्चे पर बच्चे पैदा होते चले जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। पितृसत्तात्मक समाज, उत्तर प्रदेश का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है, जिसमें महिलाओं को अधिकार सीमित है। पुत्र की आकांक्षा, सामाजिक मान्यताओं के कारण पुत्र होने पर परिवार में वंश वृद्धि के लिए अनिवार्य और पुत्र प्राप्ति के लिए लगातार क्या है, जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है जब तक पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। अगर उससे पहले अगर लड़कियां हो रही हैं तो वो होती रहती है, तो ये समस्या भी है। ठीक है, कि पुत्र चाहिए ही चाहिए। आर्थिक कारण, गरीबी। ठीक है, गरीबी के कारण परिवार नियोजन तथा गर्भ निरोध के लिए स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का 29.93% आबादी क्या है, गरीबी है। ये अब जो चिकित्सीय सुविधा है या गर्भ निरोधक की जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पारिवारिक आवश्यकता, कम आय वर्ग के समूह द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में सोचेंगे ज्यादा बच्चे होंगे, खेत में ज्यादा हाथ बटाएंगे, ठीक है, तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक संकल्पना चलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रशासनिक राजनीतिक कारण क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था, लेकिन इसका क्रियान्वयन क्या रहा, विफल रहा, क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर होता तो आज भारत, आपको पता है, चीन को पीछे करते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लचीले उपाय, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के कठोर मानदंडों को नहीं अपनाया गया। उदाहरण के लिए 2 बच्चों की नीति के आधार पर राजनीति और प्रशासनिक संगठन क्षेत्र में प्रावधान में कोई प्रावधान लागू नहीं। हालांकि अभी लेटेस्ट में कुछ कुछ चीजें की जा रही हैं, बट अभी वो अमल में नहीं आती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, प्रश्न का दूसरा पार्ट है उपाय। तो नए गर्भ निरोधकों की तलाश, परंपरागत गर्भ निरोधकों के साथ नए गर्भ निरोधकों की खोज आवश्यकता है। इससे आसान और जो है सस्ता और सुविधाजनक हो। गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेनी चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए इनके माध्यम से। प्रोत्साहन योजना, 2 बच्चों के पश्चात नसबंदी करवाने वाले दंपतियों को प्रोत्साहन राशि वितरण किया, जैसे कि हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। एग्जाम्पल के रूप में बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है ना, पंचायतों में वगैरह वगैरह में। ठीक है, और उनको क्या कहते हैं कि लोन लेने में आसानी मिलेगी वगैरह वगैरह किया है। इसके साथ हतोत्साहन योजना भी, सरकारी नौकरी और पंचायतों में चुनाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे राजस्थान में लागू है ना। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण, सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग लाभकारी होगा। ठीक है, तो हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देंगे तो जन जन तक लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ जानकारी भी मिलेगी कि कम बच्चे और छोटे परिवार से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आपको। इन सब चीजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वो नियंत्रण कर सकते हैं जनसंख्या। अंचल व क्षेत्रों में का विभाजन, उच्च प्रजनन दर वाले प्रदेशों की पहचान कर उस क्षेत्र को एक गहन योजना क्रियान्वित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, जागरूकता, महिला अधिकारों को प्रोत्साहन आदि विकास में समावेशी इत्यादि करके जनसंख्या विस्फोट को रोकने में सहायता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें देखना होगा कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जोन में बांटना होगा कि जहां पर अधिक जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्षेत्र को देखिए किन जिलों में अधिक जनसंख्या विस्फोट है। ऐसे ऐसे करके वहां के लिए अलग अलग योजना बना के भी हम पर नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करने के साथ ही उनके समस्याओं को जन्म देते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के संतुलित, समावेशी और सतत विकास के लिए अनुकूलतम जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है। ये निष्कर्ष यहाँ पे हेडिंग दी गई, आप लोग एग्जाम में नहीं देनी। ठीक है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए है, आगे से इसको हटवा भी देंगे। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं कि सर निष्कर्ष तो है ही नहीं, क्वेश्चन में पूछने लगते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातीय समुदाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, जनजातीय समूह पे क्वेश्चन जरूर मान के चलिए आने वाला है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की संख्या कितना है, 0.6% है। राज्य में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया, बैगा, गोंडा, चेरो इत्यादि जनजातियों का अधिवास है। प्रत्येक जनजातीय समुदाय की अलग विशेषताएं होती है। ठीक, विशेषताएं ही पूछा है। तो थारू जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। जनजाति मुख्यतः प्रदेश के तराई भागों, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिलों में निवास करती है। शारीरिक दृष्टि से थारू कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति, पीत वर्ण, पीले रंग के होते हैं। थारू में संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। धार्मिक रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। भैरव और महादेव विशेष रूप से पूज्य होते हैं इनके लिए। ठीक, तो आपने इनकी विशेषता बता दी। थारू हिंदू त्योहार जैसे कि होली, दशहरा इत्यादि को हर्ष से मनाते हैं, लेकिन दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। पजहर नामक पर्व
थारू जनजाति के विशेष त्योहार है, इसको मेंशन कर दीजिए आप लोग, जो कि ज्येष्ठ और बैसाख में मनाया जाता है। थारू जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। हेडिंग बना सकते हैं आप लोग। शारीरिक दृष्टि से बुक्सा कद में छोटे, इनकी छोटी आंखें, चौड़ा चेहरा, चपटी नाक और भारी पलकें इन्हें अलग पहचान देती हैं। सामाजिक रूप से बुक्सा हिंदू समाज के नियमों को मानते हैं। समाज में स्तरीकरण पाया जाता है जिसमें बुक्सा ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वैवाहिक संबंधों में बुक्सा अनुलोम प्रतिलोम और अंतर जातीय विवाह करते हैं, लेकिन हिंदू समाज से भिन्न बुक्सा जनजातियों में विवाह मात्र एक अनुबंध होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट, पीटी में है वो क्वेश्चन। बुक्सा समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित है। पारंपरिक दृष्टि से बुक्सा समाज में थारू के समान संयुक्त प्रथा प्रचलित है। बुक्सा हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं। महादेव, लक्ष्मी, रामकृष्ण इत्यादि देवताओं की आराधना करते हैं। काशीपुर की चामुंडी देवी इनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। बुक्सा की अलग राजनीतिक संस्था होती है जिन्हें बिरादरी पंचायत के नाम से जाना जाता है। बुक्सा जनजाति नौकरी करना कम पसंद करती है, इसलिए आर्थिक रूप से कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर होती है। साथ ही झलिया बुनना, मछली पकड़ना, जाल बनाना, बर्तन इत्यादि बनाना इनका प्रमुख व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, गाजीपुर, बलिया में निवास करती है। खैरवार मूल रूप से झारखंड के पलामू क्षेत्र से आते हैं। ये कई उपजातियां यानी कि सूरजवंशी, परबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मैगता इत्यादि में विभाजित है। शारीरिक रूप से खैरवार बलिष्ठ और बहादुर होते हैं। इनकी बोली भाषा कर्कशता से अधिक होती है। ये अनुनासिक ध्वनियां रे, तोरे, मोरे, केकर अधिक प्रयोग करते हैं। अगर आपको याद आता है तो लिख सकते हैं, ठीक है। मेनली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धार्मिक रूप से खैरवार हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं, लेकिन साथ ही प्राकृतिक पूजक भी होते हैं। ये शेमल, पीपल, नीम इत्यादि वृक्षों, नाग, बिच्छू इत्यादि जंतुओं की पूजा करते हैं। हिंदू पर्व त्योहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। आर्थिक दृष्टि से खैरवार पूर्व में वन और वन उत्पादों पर निर्भर थे, क्योंकि ये भूमिहीन रहे हैं। वन क्षेत्र में प्रतिबंध आरोपित हो जाने के कारण वर्तमान में अधिकांश खैरवार मजदूरी और भिक्षा पर निर्भर है। महागिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों के नजीबाबाद क्षेत्र में पाई जाती है। महागिरी जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है, ठीक है, ध्यान। समाज में वर्ण और जाति का विभेद कम पाया जाता है। ये अपने समाज में ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। आर्थिक रूप से महागिरी मत्स्य पर निर्भर, मछली पकड़ना। ये मछुआरे होते हैं। महागिरी जनजाति की अलग राजनीतिक संरचना संस्था होती है। ग्राम और नगर अलग अलग पंचायतों द्वारा प्रशासित होता है। पंचायत का प्रमुख पदाधिकारी पद जो होते हैं आनुवांशिक होता है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में बता दिया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में अगरिया सोनभद्र, बैगा सोनभद्र, सहरिया ललितपुर, पढ़ारी सोनभद्र इत्यादि जनजातियां पाई जाती हैं, जो हिंदू धर्म के अनुयायी और आर्थिक रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर होती है। आपने करके क्या किया, ये पूरी बता दी। सांस्कृतिक, धार्मिक और मुख्य धारा से अलग जनजातियां समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हैं। इसलिए जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाकर ही समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अपने निष्कर्ष के रूप में अपनी चीजें बता दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से डेली 4 क्वेश्चन वीडियो प्लस पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, हम लोग के 2 प्रोग्राम समाधान के नाम से होंगे। एक समाधान का जो प्रोग्राम अपना चल रहा था उसकी फीस 6000 है। इसमें आपके जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 600 प्लस क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, ठीक। और इसके अलावा हमने दूसरा चीज आज से ही लॉन्च किया जो है समाधान लाइट। ये आपका सिर्फ यूपी का जो 2 पेपर जुड़े हैं आपके पेपर 5 और 6, इसके कंटेंट को उपलब्ध किया जाएगा। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ दिए जाएंगे। इसकी फीस मात्र 1500 रुपए रखी गई है। इसमें आपको जो 6000 वाला प्रोग्राम है समाधान जो चल रहा है, इसमें आपको इन 6 पेपरों के अलावा हिंदी और निबंध भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और साथ में पॉसिबल हुआ तो 5 से 6 टेस्ट भी आपका आयोजित करा देंगे, जो संपूर्ण समाधान बैच हम लोग का चल रहा है। समाधान लाइट में सिर्फ यूपी स्पेशल कंटेंट आपको दिया जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, जैसा आपको अभी दिया गया, ठीक है। कोई डाउट हो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी देरी के। 2023 और 2024 दोनों लोग लगिए। ये प्रोग्राम 2023 और 24 दोनों लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जो करंट वाला कंटेंट उपलब्ध कराएंगे 23 वालों को भी हम लोग आप लोग के लिए, 24 वालों के लिए वो एक्स्ट्रा हम लोग बाद में उपलब्ध करा देंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। जो पेपर 2 और पेपर 3 का करंट पोर्शन होगा वो हम 24 के लिए 24 वालों को उपलब्ध कराएंगे। तो दोनों लोगों के लिए है ये, आप लोग ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। नंबर जो दिए गए इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।